जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और देखो यहाँ दिया गया है, प्रश्न है हमारा कि किसे रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो भैया किसे रेलवे का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो अभी जो हमारे महानिदेशक जी हैं वो हैं श्री मनोज यादव जी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और ये आपको ध्यान में भी रखना है क्योंकि रेलवे से संबंधित है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना का वानवा स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है। तो वानवा स्थापना दिवस जो है वो इनमें से कहाँ मनाया गया है। देखो आराम से जवाब करना। और 8 अक्टूबर को मैंने आपको पहले भी बताया है कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है ना। तो यहाँ पे आप अपने प्रश्न का जवाब करिएगा जो कि हो जाएगा तंबारम वायुसेना स्टेशन, है ना। तंबारम वायुसेना स्टेशन ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भैया ये कहाँ पर पड़ता है। तो भैया ये चेन्नई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये भैया आपका चेन्नई में पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा करंट का क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे दिया गया है 23वां फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो 23वां फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ होगा। ये देखो संस्करण भी लिखा हुआ है, 23वां है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो आपको बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ये सभी तीनों जगहों पे होगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका के घास भूमि को क्या कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास भूमि को क्या कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्त जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा पियरी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो डाउन्स है, डाउन्स याद रखना, डाउन्स कहाँ का है। तो डाउन्स होता है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। और जो पंपास है, पंपास याद रखना, ये अर्जेंटीना के घास के मैदान को बोलते हैं, ठीक है ना। पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ये पियरी जो आपका है ये उत्तरी अमेरिका की घास मैदान होते हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और देखो पीडीएफ के लिए काफ़ी दोस्त कहते हैं और लगभग 500 प्लस लोग पीडीएफ ले भी रहे हैं बिल्कुल फ्री। कहाँ से, टेलीग्राम से। तो आप भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। और वहाँ पे जितनी भी पुरानी पीडीएफ हैं, लगभग 40-50 पीडीएफ पुरानी हैं, और जितनी भी क्लासें होंगी सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे देखो प्रश्न पूछा गया है हमारा कि सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है इनमें से, कपास, पेट्रोल या कोयला, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो याद रखना भैया, कपास को जाना जाता है। इनमें से सही जवाब आपका कपास हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे अगर आपसे काला सोना पूछा जाएगा, अगर आपसे काला सोना पूछा जाएगा तो आप पेट्रोल को टिक कर देंगे, ठीक है ना। पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोल जो है उसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने आपको जो भी बताया है आपको समझ आ गया होगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दोस्त पूछा गया है 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। देखो ये भैया आपके करंट का क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे बताओ कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है, कौन सी पार्टी जीती है। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो आपको याद रखना, भारतीय जनता पार्टी, मतलब कि बीजेपी, है ना। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार बनी है क्योंकि वहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं वो होती हैं 90। कितनी हैं, 90 सीट है, ठीक है ना। जिसमें से 48 सीटों पर बीजेपी है, ठीक है ना। कौन, बीजेपी की जीत हुई है। तो भैया किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी की सरकार बनी है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा है भारतीय रेलवे की मुख्य कार्यालय कहाँ है। भारतीय रेलवे का मुख्य कार्यालय यहाँ पे की है, का होना चाहिए था, ठीक है ना। भारतीय रेलवे का मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो भैया नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे जो सही जवाब है वो दोस्त क्या होगा। तो याद रखना भैया यहाँ पे आपका सही जवाब नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन ए जो दे रखा है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे।
देखो यहाँ पे दिया गया है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, और इसे मैं डबल हैशटैग बना रहा हूँ क्योंकि देखो संविधान से संबंधित क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना दोस्त। तो याद रखना भैया, अगर मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो मूल कर्तव्य जो हैं वो भाग 4 कामें दिए गए हैं, है ना। भाग 4 कामें दिए गए हैं, और ये कौन से देश से लिए गए, तो याद रखना भैया ये रूस से लिए गए। कहाँ से? रूस के संविधान से लिए गए हैं, तो ये भी आप याद रखना। अगर यहाँ पे आर्टिकल की बात कर देंगे कि कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखना भैया 51 का में है ना। किसमें? 51 का में दिए गए हैं, तो ये भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भाग 4 की अगर बात करेंगे, देखो भाग 4 का में तो मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अगर भाग 4 की बात करेंगे तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जिक्र की गई है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और ये अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल में मिलते हैं, ये भी आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए, है ना। तो आप ध्यान रखना भैया, ये 36 से 51 तक मिलते हैं, और फिर 4 कामें जो दिया गया है वो 51 का में मिलता है, ठीक है ना। और भाग 3 में क्या दिया गया है बताइएगा। भाग 3 जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखना भैया ये मौलिक अधिकार से संबंधित है ना। मौलिक अधिकार से संबंधित है, और इसका जो आर्टिकल है कौन से आर्टिकल में मिलते हैं मौलिक अधिकार, तो वो भी याद रखना भैया 12 से 35 तक मिलते हैं। कहाँ तक? 12 से 35 तक मिलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे, और वर्तमान में कितने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे। तो भैया उस टाइम तो 97 थे, है ना। कितने थे? 97, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अब हमारे जो है वो 100 हो गए हैं, है ना। अब जो वर्तमान की बात करेंगे तो 100 हो गए हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये ध्यान आ रहा है 66, तो 66 याद रखना। 66 जो था वो राज्य सूची में थे, है ना। राज्य सूची में विषय जो थे वो 66 थे, जो कि अब कितने हैं, तो अब 61 रह गए हैं, ठीक है ना। अब 5 कम हो गए, मतलब 61 रह गए। इसमें 3 बढ़ गए, +3 हो गए, और इधर -5 हो गए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, राज्य सूची और संघ सूची जरूर आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए देहरादून में। क्या? ऑप्शन सी देहरादून होना चाहिए। और आपका जो वन अनुसंधान संस्थान है वो भी आपका कहाँ पर है, वो भी आपका देहरादून में है। वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान है वो आपका लखनऊ में है, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। देखो भैया ये आपके नोबेल पुरस्कार से संबंधित और करंट से भी संबंधित क्वेश्चन है ना। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जॉन जे हाफील्ड और जेफी ई हिंटन, इन दोनों लोगों को मिला है। ए और बी दोनों हो जाएंगे आपके सही जवाब। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन से देश से हैं, है ना। कौन से देश से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना भैया जो हाफील्ड हैं ये अमेरिका से हैं। कहाँ से? अमेरिका से। और जेफी ई हिंटन जो हैं ये किस देश से हैं, तो याद रखना भैया ये ब्रिटिश नागरिक हैं, है ना, ब्रिटिश। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से नागालैंड राज्य का गठन वर्ष क्या है। भाई नागालैंड राज्य का जो गठन वर्ष है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा, तो याद रखना भैया नागालैंड का जो गठन वर्ष है वो है 1 दिसंबर 1963। क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर 1963 ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। 1 मई 1960 में कौन से राज्य का गठन हुआ था?
1 मई 1960 में। तो याद रखना भैया यहाँ पे गुजरात का गठन हुआ था। किसका? गुजरात का। और देखो 1960 में ही उसका भी हुआ था, उसका महाराष्ट्र का, ठीक है ना, किसका? महाराष्ट्र का। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 1 नवंबर 1966 को कौन से राज्य का गठन हुआ था भैया? 1 नवंबर 1966 को कौन से राज्य का गठन हुआ था? तो याद रखना भैया यहाँ पे हुआ था हरियाणा का, मतलब लिख सकते हो आप HR, है ना। हरियाणा राज्य का गठन जो है वो 1966 में हुआ था। 1971 में कौन से राज्य का गठन हुआ था? 1971 में कौन से राज्य का गठन हुआ था? तो याद रखना भैया हिमाचल प्रदेश का हुआ था, है ना। किसका? हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और 1953 में मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और इन सभी को याद करने के लिए आपको नोट करना ही पड़ेगा। अगर आप लिख रहे हैं ना, नोट कर रहे हैं, तो आप फिर नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे देखो दिया गया है, निम्न रेलवे क्षेत्र में कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो भैया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण उत्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? आप फटाफट इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो दक्षिण पश्चिम दिया हुआ है ऑप्शन बी, वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगर इसकी बात करें कि इसका जो स्थापना है वो कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भैया इसका मुख्यालय है हुबली में। कहाँ पर? हुबली में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हुबली में ही सबसे लंबा दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी है ना। सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो भी आपका हुबली में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो स्थापना वर्ष भी आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2023, है ना। 1 अप्रैल 2023 में हुआ था। तो 1 अप्रैल 2023 नहीं होगा यहाँ पे यार, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे होगा 2003, है ना। 1 अप्रैल 2003 में इसका स्थापना हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। जो समुद्र तट से लगे राज्य हैं उनकी संख्या यहाँ पे आपसे पूछी गई है। तो बिल्कुल ये भैया देखो ये कॉमन क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है। यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है ना। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य पूछ दिया जाएगा तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया वो हो जाएगा आपका गुजरात, है ना। और अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया गया कि सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो भैया आपका क्या होगा? गोवा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, है ना। गोवा जो है इसकी सबसे छोटी तटीय रेखा है और गुजरात जो है इसकी सबसे बड़ी तटीय रेखा है। और टोटल जो राज्य लगते हैं तटीय रेखा से वो होते हैं 9 राज्य, ठीक है ना। तो 9 राज्य आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से आयतन का एसआई मात्रक क्या है? आयतन का एसआई मात्रक यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो भैया देखो आयतन का अगर एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो आप तुरंत घन मीटर बता देंगे। बहुत ही इजी है भाई, है ना। घन मीटर बता देंगे। अगर आपने वर्ग मीटर लगाया है तो वर्ग मीटर याद रखना भैया ये होता है किसका? क्षेत्रफल का, है ना। किसका होता है? क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है। और मीटर प्रति सेकंड जो है, सॉरी मीटर प्रति सेकंड जो है ये याद रखना भैया ये चाल का होता है। किसका? चाल का एसआई मात्रक होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, मेडिसिन का नोबल 2 अमेरिकी साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को किस खोज के लिए मिला है? तो भैया ये भी देखो आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है ना। और नोबेल पुरस्कार जो भी मिले हैं वो आप जरूर एक बार देख लेना कि किसे मिला है, किस लिए मिला है। जैसे कि यहाँ पे पूछ दिया गया है तो याद रखना माइक्रो RNA के लिए मिला है। किसके लिए? माइक्रो RNA की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है मैंने आपको कई बार बताया 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया गया शुरुआत हुई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। धातुओं का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध
जाता है? भाई बढ़ जाता है, घट जाता है या समान रहता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका क्या होगा राइट आंसर? इसका आप जवाब जितना शीघ्र हो सके कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि ये देखो भाई आपका इजी क्वेश्चन है ना। तो इसका जो जवाब है याद रखना भैया, धातुओं का ताप बढ़ने पर उनका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे धातुओं की जगह आपको दे दिया जाता अर्धचालक, है ना, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो उनका प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर धातुओं का पूछेगा तो बढ़ जाता है, अर्धचालक का पूछेगा तो घट जाता है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और आप लोग साइंस के क्वेश्चनों के लिए मांग भी कर रहे थे, तो बिल्कुल दोस्त साइंस के क्वेश्चन भी आपको आज लगभग 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 20 आपके साइंस के हो जाएंगे और बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल सही करेंगे। और यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, यार जो भी मेरे नए दोस्त जुड़े हैं मेरे साथ में, वो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे। पुराने दोस्त मेरे सभी मुझे लाइक करते हैं, मुझे पता है। और आप लोग एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना दोस्त। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी आपको करना है। देखो आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर ही ये क्लास चलती है, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग अगर सपोर्ट अच्छा करेंगे तो मैं आपको 2 क्लास भी कराने लग जाऊंगा। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है? उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी जो है वो है चमगादड़। क्या है? चमगादड़। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया ये देखो आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए। सिरके का पूछा जाएगा तो आप तुरंत बता देंगे एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड आप बता देंगे। लेकिन अगर टाइट्रिक अम्ल पूछा जाएगा तो टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है बताओ? एसिटिक अम्ल तो जो है, एसिटिक एसिड जो है वो सिरके का रासायनिक नाम होता है। लेकिन टाइट्रिक अम्ल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि किस में पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो देखो आपके जो अंगूर होते हैं, है ना, और वो केला होता है उसमें भी पाया जाता है। तो ये आप और वो इमली भी खट्टी होती है, इमली में भी पाया जाता है। तो अंगूर, केला, इमली जो है उनमें टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल जो है ये किस में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल याद रखना भैया, जो नींबू होता है ना, जो नींबू होता है उसमें पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, किसी बीज के अंकुरण हेतु अनिवार्य रूप से किसकी मौजूदगी आवश्यक होती है? किसी बीज के अंकुरण हेतु अनिवार्य रूप से किसकी मौजूदगी आवश्यक होती है? तो भैया देखो पर्याप्त नमी भी चाहिए, है ना, किसी बीज को अंकुरित होने के लिए, जमने के लिए पर्याप्त नमी भी चाहिए, तापमान भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सभी अनिवार्य रूप से चाहिए होते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं फिर इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। NCERT की किताबें अब ई कॉमर्स पोर्टल से भी मिलेंगी। कौन सा पोर्टल है भैया? ये देखो आपको जरूर पता होना चाहिए कौन सा पोर्टल है जहां से आपको NCERT की किताबें मिल जाएंगी आसानी से। फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो। तो भैया देखो ये सब तो आप सभी यूज करते होंगे, है ना, तो लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, अमेजोन, है ना, अमेजोन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है अमेजोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ में चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व के नियम की जो खोज है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने की थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो राइट जवाब है वो हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ने। किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। न्यूटन ने भैया किसकी खोज की थी? तो सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है वो किसने करी थी? न्यूटन ने की थी, है ना, तो ये तो सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे डार्विन से भी याद रखना। बताओ डार्विन ने किसकी खोज की थी? अगर याद आ रहा हो तो बताओ। नहीं पता ना? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत की जो खोज है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत की जो खोज है वो किसने करी थी? वो डार्विन ने करी थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और प्रश्न का जवाब गैलीलियो हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से रुधिर का तरल भाग होता है। निम्न में से रुधिर का जो तरल भाग है वो क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है या लोहा होता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? सही जवाब। और जो आपको समझ आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए, बी नहीं, यहाँ पे
प्लाज्मा आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने एक बार आपको बताया था कि रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है ना, बताया था ना, तो रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, बताओ रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है। अगर याद आ रहा हो तो बता दो, नहीं तो नोट कर लो, 55%। कितना पाया जाता है, 55%। और अगर प्लाज्मा में बात करें कि पानी कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, प्लाज्मा में पानी जो है वो भैया 92% पाया जाता है। कितना, 92% पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और ब्लड बैंक किसे बोलते हैं, ब्लड बैंक किसे बोलते हैं बताओ, तो ब्लड बैंक भी याद रखना भैया, प्लीहा को बोलते हैं। किसे, प्लीहा को ब्लड बैंक बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं फिर इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अब ना मैं थोड़ा सा पेन चेंज करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे दिया है घंटा मर्दला कहाँ का लोक नृत्य है। घंटा मर्दला जो है कहाँ का लोक नृत्य है। क्या आपको पहले आपने कभी पढ़ा है, अगर याद आ रहा हो तो बताओ भाई। नहीं याद आ रहा है ना दोस्त, तो याद रखना भैया ये आंध्र प्रदेश का है, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था 1953 में, है ना। यहाँ पे देखो 1553 लिखने वाला हूँ, 1953 में बनने वाला भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और देखो यहाँ से कुचिपुड़ी भी पूछा जाता है। कुचिपुड़ी कौन से राज्य से संबंधित है, तो वो भी आप बता देंगे, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और देखो मिजोरम से आप वो याद रखना लोक नृत्य चेरोकान, चेरोकान ऐसे लिखा होगा, चेरोकान। तो चेरोकान जो लोक नृत्य है वो भी आप याद रखेंगे, मिजोरम से संबंधित है ना। और देखो यहाँ पे आपसे वो भी पूछा जा सकता है, जात्रा, जात्रा जो है पश्चिम बंगाल से, ठीक है ना। जात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल से। और देखो वो गंगा सागर मेला जो है वो भी पश्चिम बंगाल में ही होता है ना। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन सा समूह से अलग है, निम्न में से कौन सा समूह से अलग है, वायलिन, सरोद, गिटार या हारमोनियम। तो मैं यहाँ पे आपको देखो एक ट्रिक बताने वाला हूँ, कभी भी नहीं भूलोगे। देखो वायलिन हो, सरोद हो या गिटार हो, ये तीनों जो होते हैं एक तार के ऊपर निर्भर होते हैं ना, इनमें तार होते हैं, उनसे आवाज़ ध्वनि निकलती है। लेकिन जो हारमोनियम है ये ना, इसमें वायु का काम होता है ना, इसमें वायु का काम होता है। तो भैया यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा, हारमोनियम हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि ये तीनों ना तार लगे होते हैं, तार की सहायता से बजते हैं, और ये जो है ये वायु की सहायता से बजता है। तो यहाँ पे आप तुरंत बता देंगे कि भैया जो हारमोनियम है वो इन सभी ऑप्शनों से अलग हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा सही जवाब हारमोनियम ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का जो उद्घाटन किया है वो राज्य भैया यहाँ पे क्या होगा आपका। और देखो ये आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा महाराष्ट्र ऑप्शन सी। महाराष्ट्र ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। निम्न में से रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो किसने की थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, और ये भी साथ में बताना है कि कब करी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप याद रखना भैया, हेनरी बैकरेल ने की थी, है ना, हेनरी बैकरेल ने की थी। यहाँ पे पेन ना वही सही है अपना रेडी, हेनरी बैकरेल ने की थी। कब करी थी वो भी आपको याद रहना चाहिए भैया, 1896 में करी थी। कब करी थी, 1896 में करी थी। तो ये तो आप ध्यान में रखेंगे। और देखो फंक ने विटामिन की खोज करी थी, किसकी, विटामिन की खोज करी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। तो कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। देखो क्वेश्चन अब जो लेवल है क्लास का वो अप होता जा रहा है ना। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल सोच समझ के जवाब करने हैं, गलत जवाब बिल्कुल भी टिक नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब 10, 15, 18 या 20 में से क्या होगा। तो देखो ना तो 10 होगा, ना 15 होगा, ना 20 होगा। यहाँ पे सही जवाब आपका 18 ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे 18 आपका बिल्कुल राइट जवाब होता है। और मैच कर लेना कि आपने क्या सही जवाब लगाया है।
और देखो यहाँ पे पूछा है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने इतने में भारत का दौरा किया था। तो भारत का दौरा कब किया था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना भैया 1946 में दौरा किया था। कब किया था? कैबिनेट मिशन ने 1946 में दौरा किया था। और एक प्रश्न और पूछ दिया जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वो भी याद रखना भैया 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। अगर संविधान वो उसकी स्थापना की बात करेंगे तो 3 दिन पहले हुई थी, मतलब कि 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ दिया है किसे मिट्टी के तेल में रखना अति आवश्यक होता है, तो भैया गंधक, पोटास, ग्रेफाइट या सोडियम या इनमें से कोई नहीं। किसे मिट्टी के तेल में रखना अति आवश्यक होता है, तो आपका यहाँ पे मैं जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि भैया मेरे दोस्त लोग मुझे जवाब देंगे और बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त आपने जवाब कर दिया है सोडियम, और सोडियम यहाँ पे आपका क्या होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में परिवारों का जनधन खाता खुलवाया गया है। तो यहाँ पे बताना है कितने प्रतिशत परिवारों का जनधन खाता खुलवाया है, 80%, 90%, 100% या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने 100% कर दिया होगा, है ना। ऑप्शन सी लगा दिया होगा, 100% परिवारों का जनधन खाता खुलवाया गया है। और ये पहला राज्य है भैया जहाँ पर 100% हो चुका मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश को ऐसे भी याद रखना भैया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन भी होता है। सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है, जिसमें 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, ये भी आप याद रखना। और यह सोयाबीन के वजह से ही इस प्रदेश का नाम सोया प्रदेश भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखना, सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ दिया जाएगा कि सोया प्रदेश किस प्रदेश को बोला जाता है, तो आप बहुत ही ईजी तरीके से बता देंगे मध्य प्रदेश को बोला जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं भैया किसके? शहनाई के, सरोद के, बांसुरी के या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट जवाब है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो शहनाई के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। किसके? शहनाई। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो निम्न में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो देखो भैया नृत्य शास्त्र पुरस्कार नहीं है, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है ना। तो ये भी सही जवाब नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्त आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। और पीडीएफ के लिए अब मैं आपको देखो 17 दूनी 34 हो गया है, ठीक है ना। अब 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा, हो सकता है जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और जो भी मेरे आवाज़ को, जो भी कान मेरे दोस्त भाई बहन सुन रहे हैं, इस बार सभी को 100% वर्दी मिल जाएगी। आपका मिशन वर्दी पूरा हो जाएगा। और साथ में अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। और देखो जितना ज़्यादा शेयर कर दोगे ना, उतना जल्दी मैं आपको लाइव क्लास भी देने लग जाऊंगा और दूसरा आपको डबल क्लास देने लग जाऊंगा, ठीक है ना। 100 के मतलब 200 क्वेश्चन आपको करवाने लग जाऊंगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा हेल्प कर दो यार, क्लास को शेयर कर दो दोस्तों के साथ में। और देखो यहाँ पे जो प्रश्न हमारा है वो पूछा गया है कि हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। तो हर्षवर्धन का राजवंश जो है वो कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। तो याद रखना यहाँ पे कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के। मैंने उस दिन ये भी बताया था हर्षवर्धन से, अगर आपको याद आ रहा हो, हेनसांग के बारे में कि वो भारत कब आया था। कब आया था ये मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था। ये आपके लिए आज कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। और इनका मैंने आपको वो भी बताया था, क्या कार्यकाल भी बताया था कि इनका जो इन्होंने शासन किया था वो इनका कार्यकाल क्या था। तो वो भी याद रखना, 606 से क्या बताया था, 647 तक, है ना। और इसी के बीच में हर्षवर्धन आया था, है ना। तो ये भी याद रखना। इनके हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कहाँ है बताओ? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो भैया वो थी कन्नौज।
और एक आपसे वो भी कन्नौज से संबंधित पूछा जाता है, कन्नौज का युद्ध है ना, विलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। तो वो भी आप याद रखेंगे। और हर्षवर्धन की जीवनी भी याद रखेंगे, किसने लिखी थी? हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? मैंने आपको कई बार बताया है कि आप बाणभट्ट जी को याद रखना, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी, जिसमें राजा हर्षवर्धन की जीवनी से संबंधित है ना। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, किसे हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संजीव कुमार सिंगला, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका संजीव कुमार सिंगला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और ये फ्रांस में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, लावड़ी नृत्य शैली संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लावड़ी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? महाराष्ट्र, सिक्किम या मणिपुर? तो यहाँ पे कुछ दोस्त मेरे कंफ्यूज भी हो जाएंगे, लेकिन एक बार इसे सुन लोगे ना तो दोबारा नहीं भूलोगे। जैसा कि यहाँ पे आपका महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। लावड़ी नृत्य शैली का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, तो आप याद रखें। महाराष्ट्र में एक वो भी तो मनाया जाता है, रंगोली, है ना। रंगोली भी मनाया जाता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो रंगोली को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन को भी कहा जाता है। तो भैया यहाँ पे बताना है, जहाँ पे मैं बोल रहा था, यहाँ पे बताना है कि क्या कहा जाता है। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड या कृषि क्रांति? तो हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहा जाता है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल कृषि क्रांति सही जवाब हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो था, ये दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ये आपसे पूछा भी जा सकता है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? अब यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में बिहार मिल गया होता तो आप कहते कि बस हलवा क्वेश्चन है ना, ऐसे ही बोल देते तुरंत। लेकिन यहाँ पे बिहार तो है नहीं, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। अब यहाँ पे आप फंस गए हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा सही से सोचना है और जो जवाब है उसे नोट कर लेना है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो याद रखना 52.1% है। कितनी? 52.1% है। और बिहार की जो है वो 51% के लगभग है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं, और सबसे ज़्यादा तो केरल है ही। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि सरोजिनी नायडू जी ने वर्ष खालिस्तान में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो आपको बताना है यहाँ पे, जो सरोजिनी नायडू जी हैं उन्होंने किस वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? 1919, 1922, 1925। तो इनमें से आपका जो राइट जवाब है वो क्या होगा? तो याद रखना भैया 1925 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1925। अब पहली भारतीय महिला ये अध्यक्ष थी, ठीक है ना। पहली भारतीय महिला जो थी वो ये अध्यक्ष थी। और देखो एक चीज़ यहाँ से इनसे एक चीज़ और याद रखना कि सरोजिनी नायडू जी जो हैं ये भारत में प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी, है ना। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इतना नोट कर लिया होगा। और दूसरा यहाँ पे याद रखना कि 1919 में आपका वो हुआ था 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये भी आप याद रखना। 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था क्योंकि ये पहले तो ये बताओ कि स्टार्ट कब हुआ था असहयोग आंदोलन? तो स्टार्ट हुआ था 1920 में, और इसे रोक दिया गया था 1922 में, चौरा चौरी जो ट्रेन एक्ट। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैं आप लाइव क्यों नहीं आ पाता हूं, सिर्फ यही दिक्कत है कि जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि क्लास को कम से कम 5 बार मुझे रोकना पड़ा। यहाँ पे कोई ना कोई आ जाता है,
है ना, क्योंकि खुले में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई ना कोई आ जाता है, इसलिए बार बार क्लास को रोकना पड़ता है। माफ़ी चाहता हूँ मैं बार बार रुकने के लिए। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए निजुत मुआयना योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए निजुत मुआयना योजना की शुरुआत की है। देखो दोस्त, सही जवाब करना है और ये क्वेश्चन वाकई में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। असम यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए उद्योग रत्न, सॉरी किए गए नहीं, दिए गए उद्योग रत्न, यहाँ पे दिए गए होता, ठीक है ना, यहाँ पे होता दिए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो आप याद रखना, रतन टाटा जी, है ना, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और मैंने जैसा कि आज सुबह फ़ोन को देखा तो मुझे पता चला और बहुत दुख हुआ बिल्कुल। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन सा खेल खेलती है। तो भैया भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन सा खेल खेलती हैं। शायद हो सकता है कि हमारे बहुत से दोस्तों ने पहली बार ही नाम सुना हो, है ना। यहाँ पे याद रखना भैया, स्क्वैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वैश। ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है। तो भैया मुक्केबाजी, बैडमिंटन, हॉकी या इनमें से कोई नहीं। तो भैया प्यूज लिस्ट जो है याद रखना मुक्केबाजी को कहा जाता है। किसे? मुक्केबाजी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसार त्यौहार का प्रतीक है। यहाँ पे खालिस्तान है ना, यहाँ पे आपको बताना है कि लोसार त्यौहार खालिस्तान का प्रतीक है। नए वर्ष के त्यौहार, सामाजिक बुराइयों पर जीत, शिष्टाचार का प्रतीक। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है, मुझे उम्मीद है कि आपने कर दिया होगा। और याद रखना नए वर्ष के त्यौहार, है ना, नए वर्ष की शुरुआत, नए वर्ष के त्यौहार। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट जवाब दोस्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं इसीलिए 5 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, ठीक है ना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 1947 में। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी बताया था कि किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो मात्र 12%। कितनी? मात्र 12% थी। ये आप याद रखना। और अगर आपसे महिलाओं की पूछ लेगा ना कि उस टाइम महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, तो मात्र 6% थी। कितनी? 6%। मतलब 100 में से 6 महिलाएं मात्र पढ़ी लिखी थी और 94 जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे भारत की साक्षरता दर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया 74.04%। और मैं आपको बताऊं ये मुझे ना कुछ कुछ याद था 74.04%। और मुझे एक स्टूडेंट ने कॉल किया और सीधा मुझसे एक ही यही जवाब क्वेश्चन कर दिया कि भैया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी रही थी। तो मैंने क्या करा, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। शायद वो स्टूडेंट मुझे सुन भी रहा होगा, ठीक है ना। अगर सुन रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि हाँ मैंने बताया था। तो मैंने तुरंत सीधा तुक्का ही में बता दिया 74%। और भाई उसने मुझसे सीधे कहा सर गूगल हो क्या। तो बिल्कुल दोस्त, ये क्या होता है, ये सिर्फ लिखने का नतीजा होता है। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न हो गया हमारा, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या में पदक जीते हैं, माफी चाहते हैं, अधिकतम संख्या में पदक जीते हैं कुल पदकों में से। तो भैया वो कौन सा राज्य है इनमें से? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना भैया वो राज्य जो है वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो बिल्कुल दोस्त याद रखना 228 पदक जीते हैं। कितने? 228 पदक जीते हैं। कितने? 228। अगर इसमें हम गोल्ड मेडल की बात करें तो कितने जीते हैं? तो गोल्ड मेडल याद रखना भैया 80 जीते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें रजत पदक की बात करें, रजत पदक की, तो याद रखना 69, मतलब कि 69 पदक जीते हैं। और अगर कांस्य पदक की बात करें तो ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? तो 79, ठीक है ना। देखो 79, 69 और ये 80, ऐसे याद रहेगा ना दोस्त, भूलोगे तो नहीं। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
देखो यहाँ पे दिया है न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं। तो भैया न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया तृतीय नियम। तृतीय नियम ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि जब तोप से गोला दागा जाता है, जब तोप से गोला दागा जाता है तो तोप जितना आगे को धक्का मारती है उतना पीछे को भी मारती है, क्यों? तो इसका जवाब आप क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये प्रश्न तो मैंने अभी आपको बताया भी था, है ना। भारत की संविधान सभा की जो स्थापना है वो कब की गई थी और पहली जो बैठक थी वो कब हुई थी? तो आप इसका जवाब क्या बताएंगे? तो देखो संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भैया ये 6 दिसंबर 1946 में की गई थी। प्रथम बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये आप यहाँ पे इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो ऑप्शन ए यहाँ पे 6 दिसंबर 1946 हो जाएगा सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो खालिस्तान यहाँ पे पूछा है पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, कौन है वो भैया? क्या नाम है? क्या आप आंसर करेंगे? नर्तकी नटराज, अंजलि राघव या आशा त्रिपाठी? तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा नर्तकी नटराज। ऑप्शन ए बिल्कुल और राइट जवाब दोस्त हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे और नोट भी कर लेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। यहाँ पे किसी नहीं किस होता, ठीक है ना, किस से संबंधित है? तो भैया बताओ यहाँ पे जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 है वो किस से संबंधित है? पे जो प्रश्न का जवाब है वो याद रखना कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आपने नोट भी किया होगा, ठीक है ना दोस्त। और आप जुड़ जाइए मेरे साथ में। और अगर भैया की सपोर्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा यार शेयर कर देना, लाइक वाला बटन दबा देना और साथ में क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे सभी योद्धाओं को मेरा जय हिंद।